तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा था, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज देखी थी, कैनाल रेज या फिर एनोड रेस की प्रॉपर्टीज देखी थी, और एक्स रे, गामा रे, बीटा रे और अल्फा रेस के बारे में देखा था, राइट। और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो पुराने आईआईटी में आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थॉमसन्स मॉडल की। थॉमसन, जे थॉमसन, आप सभी लोगों ने सुना होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था, पहला एटॉमिक मॉडल आया था जो हमारे कोर्स में। इसको प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि एटम जो है वो एक तरबूज की तरह होता है, वाटरमेलन की तरह होता है। तो जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, ब्लैक कलर के तो उसके सीड होते हैं, और बाकी पूरा पार्ट क्या होता है, जो उसका पल्प होता है वो रेड कलर का होता है। तो सेम उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने क्या बोला कि पूरा का पूरा एटम जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज उसके पल्प की तरह फैला हुआ होगा, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीड की तरह उसके अंदर बीच बीच में होंगे कहीं पर। तो इस तरीके से उसने अपना मॉडल दिया। क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में फैला हुआ होगा, राइट। और जो नेगेटिव चार्ज है वो सीड की तरह उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर धसा हुआ होगा या बीच एटम में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पर प्रेजेंट होगा, ठीक। उसने बोला एटम की शेप जो होगी वो स्फेरिकल होगी, एटम की जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी। दूसरी बात, उसने एटम की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा। यानी कि हमने पीछे पढ़ा था ना कि सारे एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। तो इस बात को थॉमसन के मॉडल में बखूबी दिखाया गया, इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी। तो थॉमसन के मॉडल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ओवरऑल न्यूट्रलिटी को एटम की, राइट। हाँ, इंपॉर्टेंट फीचर क्या था इसका कि मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको मोल कंसेप्ट में सिखाया था कि एटम का जो मास आता है वो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। तो जो प्रोटॉन का मास होता है और जो न्यूट्रॉन का मास होता है हम उसको ऐड कर लेते हैं और एटम का मास बोल देते हैं। अब चूंकि प्रोटॉन तो पूरे एरिया में फैला हुआ है ना, पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। ये पहली बात थी किसकी, हमारे थॉमसन मॉडल की। आगे बढ़ते हैं। थॉमसन मॉडल ने एक बात और कही, एक सेकेंड, और क्या बोला थॉमसन? थॉमसन ने एक बात और कही थी कि चूंकि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, तो जो पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज का वो बहुत ही कम है। पर यूनिट वॉल्यूम जो कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज का इज वेरी लेस, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि थॉमसन मॉडल वाले वाटरमेलन से अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को पास करूं या किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ईएमआर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करूं जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बेशक उस पर पॉजिटिव चार्ज रहा हो फिर भी वो इस एटम को पेनिट्रेट करके चली जाएगी। क्यों सर? पॉजिटिव पॉजिटिव तो रेपल करते हैं, नो डाउट पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल करते हैं, बट वो पॉजिटिव वो होता है जो पूरा प्लस हो और पूरा का पूरा एक प्रोटॉन एक जगह पर कंसंट्रेटेड हो। यहां पर क्या हुआ है, सपोज किसी एटम के अंदर 5 प्रोटॉन थे, तो मैंने 5 प्रोटॉन के इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए हैं और उसको पूरे एटम पर फैला दिया है अकॉर्डिंग टू थॉमसन, राइट। तो एक प्रोटॉन का वो जो 1000वां हिस्सा है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत 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 कम हो जाएगा, तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेपल कर पाए। हाँ, ये हो सकता है इसकी स्पीड थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी कम कर दे,
राइट। बट इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो आराम से EMR आपकी पास कर जाएगी इस एटम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जे जे थॉमसन के बारे में, क्योंकि ये वाली बात जेई 2021 में पूछी गई थी। अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, बस इतना ही था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक। बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक रेडियम का एलिमेंट लिया, एक रेडियम का एलिमेंट लिया और उसको लेड के बॉक्स में रख दिया, पीबी, लेड के बॉक्स में। पीबी क्या करता है, पीबी रेडियम से निकलने वाली रेडिएशन को बहुत बाहर नहीं जाने देता, अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, एक यहां पर होल कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो रेडिएशन थे वो यहां से निकलने लगे, ठीक। और फिर मैंने आगे क्या लगा दिया, एक लेड की प्लेट फिर से लगा दी। लेड की प्लेट क्यों लगाई, ताकि यहां 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 जो भी रेज जा रही होंगी वो सब इस लेड प्लेट पर क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब। और बीच में कर दिया होल, यानी कि जो रेज बीच में से जाएगी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी और वो आगे निकल जाएगी, ठीक है। अब ये क्या निकल रहा था इसके अंदर से, रेडियम का जो सोर्स होता है वो बहुत तेजी से अल्फा रेज निकालता है अपने अंदर से। और अल्फा क्या होता है, अल्फा मैंने आपको बताया था, अल्फा इज नथिंग बट हीलियम 2 पॉजिटिव, दैट इज नथिंग बट हीलियम एटम नहीं है, ये हीलियम न्यूक्लियस है। क्यों, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए तो क्या बचे, हीलियम के अंदर बस एक न्यूक्लियस बचा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम न्यूक्लियस है या He2+ आयन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, एक गोल्ड फॉइल ली जिसकी विड्थ जो थी वो बहुत 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 पतली थी, 0.00001 सेंटीमीटर, और वी कैन से दैट 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इतनी पतली विड्थ की एक गोल्ड फॉइल ली गई और फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है। तो ये क्या था, ये रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड ने ऐसे मॉडल तैयार किया, इस तरीके से अल्फा रेस को गोल्ड फॉइल से पास किया और फिर उसने अपने कुछ कंक्लूजन्स दिए। वो क्या क्या कंक्लूजन थे, जरा देखते हैं। रदरफोर्ड ने देखा कि बहुत सारी, मोस्टली जो अल्फा रेस थी वो सीधे पास कर गई, देख रहे हो आप, ये सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, सीधे 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 सीधे, है ना। कुछ अल्फा रेस थी जो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। और बहुत 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 कम अल्फा रे ऐसी थी जो टकराकर सीधे जाकर एज इट इज अपने पाथ पर वापस आ गई, यानी कि 180 डिग्री पर आ गई, ठीक। ऐसा रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। तो रदरफोर्ड की 3 ऑब्जर्वेशन थी, हम तीनों लिखते हैं जल्दी से। सबसे पहले नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, सब कुछ लिखेंगे हम लोग, कुछ नहीं छोड़ेंगे। माना बहुत बेसिक है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा, बट यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो रदरफोर्ड की क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, जल्दी से लिख लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड straight through the gold foil undeflected, बिना डिफ्लेक्ट किए बहुत सारी रेस जो थी वो एज इट इज चली गई। दूसरी बात, a few of them were deflected through small angles while a very few were deflected to a large extent, right। और थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, a very small percentage
दैट इज किसी 20,000 पार्टिकल में कोई एक पार्टिकल was deflected through angle ranging from nearly 180 डिग्री। ठीक, कुछ अल्फा मतलब ज्यादातर अल्फा रेस क्या हुई, सीधे निकल गई, कुछ थोड़े एंगल से डिविएट करी, कुछ मतलब कुछ बहुत ज्यादा एंगल से डिविएट करी, और 20,000 में से कोई एक रे ऐसी होती थी जो अपने पाथ को रिट्रेस करके 180 डिग्री पर वापस आ जाती थी। सर ये रे आपको दिख थोड़ी रही थी, ये पता कैसे चल रहा है आपको? तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी थी, राइट। तो इस स्क्रीन पर क्या होता था, स्पॉट आता था, तो हम ये कैलकुलेशन करके टाइम नोट कर रहे थे, ये स्पॉट कितनी कितनी देर बाद आ रहा है। तो रदरफोर्ड ने बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया था, मजाक नहीं है ये एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, यहां पर ऐसे करके पूरे में क्या कर दी, ZNS की स्क्रीन लगा दी, और फिर वो टाइम नोट करता था कि कितनी देर बाद स्पार्क आ रहा है, कितनी बार स्पार्क आ रहा है, कितने एंगल पर स्पार्क आ रहा है, उसने सब चीजें कैलकुलेट करी। कितने एंगल पर आने वाले स्पार्क कितने ज्यादा थे, कितने एंगल पर आने वाले स्पार्क कितने कम थे, है ना, कौन सा पास से बेंड हो जा रहा था, कौन सा दूर से बेंड हो रहा था, राइट। ये सब बातें उसने पता लगाई, है ना। तो इस तरीके से उसने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, और फिर जब ये ऑब्जर्वेशंस उसने देखी, उसके बाद उसने अपना कंक्लूजन दिया या अपना मॉडल दिया, जिसमें उसने कुछ बातें बोली। पहली बात उसने क्या बोली, उसने बोली कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस, मतलब लगभग लगभग एटम का पूरा पार्ट जो है वो खाली ही है। क्यों? तभी तो पूरी की पूरी अल्फा रेस सीधी निकल जा रही है, उनको बीच में कोई रोकने वाला मिल ही नहीं रहा है, राइट। दूसरी बात उसने क्या बोली, उसने बोली कि जो थॉमसन ने कहा था ना कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पर बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर पर है, और पूरे मतलब जितना भी पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एक बहुत ही छोटे एरिया में कंसंट्रेट होकर बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ बैठा हुआ है। तो कल को अगर अल्फा रे पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है, उस पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन से टकराएगा तो वो तेजी से डिविएट होगा, है ना। और कोई एक ऐसा पार्टिकल होता है 20,000 में से जो एज इट इज सीधा जाकर उस पॉजिटिव चार्ज से जो बीच में कंसंट्रेटेड है एटम के, उससे जाकर टकराता है, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा डिविएशन होता है, और वो अपने पाथ से 180 डिग्री से वापस आ जाता है। ठीक, जो थोड़ा दूर से टकराता है उससे वो थोड़े कम एंगल पर, जो थोड़ा और पास जाता है वो थोड़े ज्यादा एंगल पर, और जो बिल्कुल ही पास चला जाता है वो 180 डिग्री पर वापस आ जाता है। यहां से उसने कंक्लूजन निकाला कि बीच में जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होकर बैठा हुआ है। लोगों ने पूछा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे सोलर सिस्टम में आपके प्लैनेट्स घूमते हैं सन के चारों ओर, वैसे ही एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, फिर लोगों ने पूछा अच्छा न्यूट्रॉन कहाँ है ये बताओ, तो उसने कहा कि जो आपका प्रोटॉन है ना वो सारा का सारा बीच में ही है, तो बीच में किसी के अंदर तो रखे होंगे प्रोटॉन, कहीं बाहर तो भाग नहीं सकते, तो प्रोटॉन कहां पर है, उसने बोला न्यूक्लियस में है। तो सबसे पहले एटम के अंदर न्यूक्लियस नाम का शब्द यूज करने वाला इंसान कौन था, रदरफोर्ड। कोई पूछे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, रदरफोर्ड। ठीक, तो रदरफोर्ड ने अब क्या बोला कि बीच में एक पार्ट है जिसमें एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और एटम का सारा मास, अब दोनों बात बोल रहा है वो क्या, कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और एटम का सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, और उस जगह का नाम उसने दे दिया न्यूक्लियस। ठीक, तो चलो इतनी सब बातें हम लिख लेते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर concept of an atom।
देखो पहली बात उसने क्या बोली कि मोस्ट ऑफ द स्पेस in the atom is empty। दूसरी बात उसने क्या बोली कि the atom of an element consists of a small positively charged nucleus, right, which is situated at the center of the atom and carries almost the entire mass of the atom। ठीक है। तीसरी बात उसने क्या बोली, तीसरी बात उसने बोली कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर distributed in the empty space of the atom around the nucleus, around the nucleus in different concentric circular paths called orbits। ठीक, ये एक नया शब्द और रदरफोर्ड ने यूज किया। उसने क्या बोला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में किसी न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ऐसा वो कह के चला गया। ठीक है। और उसने क्या बात बोली, एक बहुत इंपॉर्टेंट उसने बात बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज negligibly small as compared to the volume of the atom। Volume of the nucleus is negligibly small as compared to the volume of the atom। यानी कि ये एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो एटम का वॉल्यूम है ये पूरा, ये सब, इसके सामने ये जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है ये बहुत 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 छोटा है, ऐसा वो बोलकर चला गया। कितना छोटा है, क्या छोटा है, अभी ये सारी बातें भी करेंगे, बट रदरफोर्ड ने जो जो बोला वो हमने लिख लिया। ठीक है। अच्छा, फिर लोगों ने रदरफोर्ड से कुछ सवाल पूछे। क्या सवाल थे वो, जो बाद में जाकर उसके ड्रॉबैक्स बने। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, आरएम क्या है, रदरफोर्ड मॉडल, क्या क्या थे। लोगों ने उससे कहा, सुनो तुमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी है। रदरफोर्ड ने कहा पढ़ी है। तो ये थ्योरी हमसे कहती है कि जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल होगा, ठीक है, ऐसा चार्ज पार्टिकल जो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन कर रहा है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो यहां पर स्पीड चेंज नहीं हो रही, बट चूंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर एक्सेलरेशन चल रहा है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है।
तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी कहती है कि वो जब अपना एक्सेलरेशन कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करेगा, और जब कोई आदमी भाग रहा है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी लूज हो रही है तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वो थक जाएगा, और जब वो थक जाएगा तो वो रुक जाएगा, और अगर वो रुक जाएगा तो वो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी देर बाद थकते 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 अंदर आना चाहिए और न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जन्मों जन्मांतर से वहीं की वहीं घूम रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कहां से एनर्जी उनके पास आ रही है कि वो खत्म ही नहीं हो रही? इस बात का रदरफोर्ड पर कोई भी आंसर नहीं था। ठीक। दूसरी बात उन्होंने उससे पूछी, ये तुम नई नई ऑर्बिट ले आए हो कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन सी ऑर्बिट है, कहाँ है, कितनी ऑर्बिट है, कुछ बताया? पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में कितने हैं, तीसरी में कितने हैं, कुछ बताओ तो सही। रदरफोर्ड ने कहा हमको नहीं मालूम, हमने तो बस इतना बता दिया चारों ओर घूम रहे हैं बस, क्योंकि हमें सोलर सिस्टम मॉडल पता था, हमने उस हिसाब से बता दिया। अब कौन कितनी कौन सी ऑर्बिट में है ये सब हमें कोई ज्ञान नहीं है। ठीक। अच्छा, तीसरी बात, तब तक एक हाइड्रोजन एटम का ना एक लाइन स्पेक्ट्रा आ गया था। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या है आप लोगों को अभी कुछ नहीं समझ में आएगा लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में, तो अभी बस हम इसकी ड्रॉबैक में लिख लेंगे कि ये हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर जब बोहर के बाद हम लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या था लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो दो मॉडल, दो ड्रॉबैक तो आपको समझ में आ गए कि पहला, इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं चला जा रहा न्यूक्लियस के और खत्म क्यों नहीं हो जा रहा, और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ऑर्बिट में। ये दो बातें रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इनको लिख लेते हैं। पहली बात लिख लीजिए कि दिस वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म proposed by मैक्सवेल। मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था जिसने अपनी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दी थी, उसको ये रदरफोर्ड मॉडल प्रूव नहीं कर पाया। ठीक, अब ये थ्योरी कहती क्या थी वो भी लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every accelerated particle every accelerated charged particle must emit some radiations in the form of electromagnetic waves and loses its total energy। ठीक, तो चूंकि अगर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, उसकी रेडियस बार बार कम होनी चाहिए, और एक टाइम आना चाहिए कि वो अंदर न्यूक्लियस के घुस जाना चाहिए। और लोगों ने तो ये टाइम भी निकाल लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस रफ्तार से घूम रहा होगा तो पक्की बात है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल रहा होगा, और अगर वो इस अमाउंट की एनर्जी निकाल रहा है कंटिन्यूसली तो वो 10⁻⁻⁸ सेकंड में न्यूक्लियस में घुस जाएगा। यानी कि हर एटम का एग्जिस्टेंस इतना होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इतने सेकंड में सारे इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते और एटम नष्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, राइट? तो वो वाली बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसको आगे भी लिख लेते हैं, सिंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, so radius of the
सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट should also decrease and ultimately the electron should fall into the nucleus। और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। दूसरा एक्सेप्शन लिख लीजिए, मतलब दूसरा ड्रॉबैक लिख लीजिए कि इट कुड नॉट explain the line spectrum of हाइड्रोजन एटम। और तीसरी बात क्या हो जाएगी, इट सेज नथिंग अबाउट द electronic structure of atom, that is how the electron are distributed around the nucleus and what are the energies of these electrons। और ये भी नहीं बता पाए कि इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, राइट। तो ये सब चीजें क्या थी, आपके रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक थे। तो ये हम लोगों ने ड्रॉबैक कर लिए इसके, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं एक क्वेश्चन जेईई मेन 2021 का। क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान से उत्तर दें। क्वेश्चन कह रहा है मान लो थॉमसन मॉडल एटम का करेक्ट होता, ठीक, कि जो एटम का मॉडल थॉमसन ने दिया था वही होता अगर, तो अगर रदरफोर्ड उस एटम पर अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कराता तो इनमें से क्या हो जाता, ये आपको बताना है। क्या सारे अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से वापस आ जाते, क्या अल्फा पार्टिकल थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते, क्या सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास हो जाते बिना स्पीड डिक्रीज करे, या अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास तो होते लेकिन थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते और थोड़ी सी उनकी स्पीड कम हो जाती। तो कौन सा सही होगा आंसर? आंसर सही होगा आपका, कम ऑन, डी। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि थॉमसन कहता था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा एटम का, जो पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। और अल्फा पार्टिकल्स तो हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, तो जैसी अल्फा रेज आएंगी वो सीधे की सीधे यूं निकल जाएंगी, ठीक। लेकिन थोड़ा तो पार्टिकल है ना पॉजिटिव, तो थोड़ी सी स्पीड इसकी कम हो जाएगी और ये हो सकता है यहां की बजाय ये ऐसे चला जाए, थोड़ा सा बेंड हो जाए, बहुत नेक्स्ट ये बेंड हो जाए इस तरीके से, मतलब सीधे ना जाकर ऐसे आ रहा था और ऐसे चला गया, थोड़ा सा बेंड हो गया। तो हल्का सा बेंडिंग हो सकती है, राइट, और थोड़ी सी स्पीड कम हो सकती है, लेकिन लगभग लगभग जो पूरा एलिमेंट है वो, या पूरा जो रेज है वो कैसे चली जाएंगी, सीधी, ठीक है। तो ऐसा उसने बोला। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो ये आपका जेईई मेन 2021 में आया था। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो बातें करते हैं जो आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ी थी। अब बड़े ध्यान से देखना। देखो, मान लो एक अल्फा पार्टिकल है जो स्पीड वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक, उसकी वेलोसिटी है v। वो एटम के पास जा रहा था, 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 जा रहा था। अचानक से क्या हुआ, इस एटम से रिपल्शन मिला और वो इधर की जगह इधर बेंड हो गया, राइट। वो सीधे जा रहा था लेकिन वो सीधे की जगह इधर बेंड हो गया, और उसने एक एंगल बनाया, दैट इज थीटा, राइट। ये एंगल क्या है, थीटा। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, अच्छी बात है। तो लोगों ने पूछा एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि 100 में से 20 अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल से डिविएट हुए,
या 100 में से 15 मान लो डिविएट होते थीटा एंगल से, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 100 पार्टिकल फेंके तो कितने पार्टिकल थीटा एंगल से डिविएट होंगे? तो उसने कहा मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूं। उन्होंने कहा क्या, कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो थीटा एंगल से डिविएट होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ये क्या बवाल है, ये क्या बला है, इसको देखते हैं। ठीक, ये प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। मैंने बिल्कुल नहीं बोला ये इसके इक्वल होंगे, यहां पर कुछ और चीजें भी आती हैं जो कांस्टेंट होती हैं, याद रखना। ये जितना भी अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां से आप लोग सब कुछ फिजिक्स में पढ़ोगे। ये फिजिक्स में भी है, आपका चैप्टर आएगा एक मॉडर्न फिजिक्स नाम का, मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है। यानी कि जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं वो आज से 2 साल बाद इस चीज को पढ़ेंगे। क्लास 12th फिजिक्स में लास्ट चैप्टर है, ठीक। लेकिन केमिस्ट्री में भी है और जेई ने क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पूछे हैं, तो इसलिए मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, बट मैं फिजिक्स से बहुत कम पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेनली फिजिक्स में पूरा फॉर्मूला भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जितनी चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कौन से एंगल से जाने वाले कितने पार्टिकल होंगे ये कैसे पता चलेगा, इस रिलेशन से। ठीक, लोगों ने कहा कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा चलो एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रखा है कि इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 डिग्री इज इतना। जो अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री से डेविएट हुए उनका नंबर है इतना, 50 लाख। ठीक है, तो द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 120 डिग्री विल बी। सही है, ठीक है। तो लोगों ने कहा यार फॉर्मूला तो हमारे पास बस एक ही है, कि कौन सा, कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाई 2 के। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना, इसको हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे, आपने कहा n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 4 थीटा 1 अपॉन 2 और साइन रेज टू द पावर 4 थीटा 2 अपॉन 2। सही है। तो अब देखो, पहले एक्सपेरिमेंट में आपको नंबर दे रखे हैं कितने, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, और पहले एंगल का थीटा भी आपको पता है कितना, साइन 60, राइट। अब साइन 60, थीटा की वैल्यू 60 है, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी साइन 30, तो साइन 30 पे पावर 4। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही है, आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। साइन 30 होता है आपका कितना, 1 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 1 अपॉन 2 पे पावर 4। ठीक है, n2 आपको निकालना है, लेकिन आपको डेविएशन एंगल दे रखा है 120, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा आपका 60, थीटा बाई 2 हो जाएगा आपका 60। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू भी आपको पता है, √3/2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन n2 इज इक्वल टू √3/2 पे पावर 4 अपॉन 1/2 पे पावर 4। तो 2 पे पावर 4 से 2 पे पावर 4 कैंसिल, ये हो गया √3 पे पावर 4, दैट इज 9। तो 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन n2। तो यहां से n2 की वैल्यू आ गई कितनी, 5 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से आपको करने होंगे। ठीक, तो उसने पहली बात बता दी कि पर्टिकुलर एंगल से डिविएट होने वाले अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो वो कैसे निकालो। अगली बात करते हैं, देखो सपोज ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल के अंदर क्या होंगे सर, गोल्ड के एटम्स होंगे, तो गोल्ड का सिंबल होता है AU। ठीक, अच्छा, तो मैंने आपसे पूछा बेटा बताओ गोल्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपने कहा सर इसका जो एटॉमिक नंबर होगा दैट इज Z, है ना। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे।
मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मान लू E, तो Z पर कितना हो गया? आपने कहा ZE, राइट। तो इसका मतलब इस एटम पर कितना चार्ज है? ZE का, ठीक। और अल्फा पार्टिकल पर हमें पता ही है 2 पॉजिटिव होता है, यानी कि 2E का चार्ज है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक्चुअली वो 2 प्रोटॉन का है, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम ही रहता है, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है प्लस माइनस का, तो मैंने लिख दिया +2E का चार्ज है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एटम जाकर एटम 1 जाकर एटम 2 में अंदर तो घुस नहीं जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है, एटम की बाउंड्री आपस में टच थोड़ी करती है, एटम किसी दूसरे एटम में घुस थोड़ी जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल इस एटम के अंदर जाएंगे, मतलब इस एटम के पास जाएंगे 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 जाएंगे, और एक पार्ट आएगा जब ये पार्टिकल आकर यहां पर रुक जाएगा, राइट। यानी कि ये इससे पास नहीं जा सकता, राइट। तो ये वो डिस्टेंस है जहां पर ये सबसे ज्यादा क्लोज जाकर उसको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि ये पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 में पूरा तो घुस नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, इसकी वजह से कोई भी एटम किसी दूसरे एटम में नहीं घुस सकता, राइट। वो क्या करेंगे? वो एक पर्टिकुलर क्लोजेस्ट अप्रोच तक जा सकते हैं, यानी कि सबसे मिनिमम जो रेडियस हो सकती है वहां तक जा सकते हैं। ये क्या होगी? आपकी आर मिनिमम, ठीक। इस मिनिमम रेडियस तक चला जाएगा वो, और जैसे ही यहां तक जाएगा उसके बाद वो वहां पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आगे वो नहीं जा सकता, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस होगी आर मिनिमम, जहां तक ये पार्टिकल 1 जा सकता है, इसी को बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक। अच्छी बात है। अच्छा, जब ये पार्टिकल यहां से चला होगा, जब ये पार्टिकल यहां से चला होगा तो क्या हुआ होगा? सर, जब ये पार्टिकल यहां से चला होगा तो इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करी होगी, ठीक है, ठीक है। और जब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा तो ये रुक गया होगा, क्योंकि इससे आगे वो नहीं जा सकता। तो मैंने कहा ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कहां गई? आपने कहा सर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में ना कन्वर्ट हो गई होगी। यानी कि जब ये पार्टिकल यहां पर रेस्ट पर था तब इसके अंदर कुछ नहीं था, राइट। धीरे धीरे ये मोशन करना शुरू करा, इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, और जब ये यहां आकर रुक गया तो फिर से इसकी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। अब जब रदरफोर्ड ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने 2 अजम्पशन लिए थे। क्या? उसने मान लिया था कि इस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि दुनिया में केवल यही दोनों एक पार्टिकल हैं, इनके अलावा कोई ब्रह्मांड में पार्टिकल ही नहीं है, यानी कि इन दोनों पर लगाने वाला और कोई भी फोर्स नहीं है, ना ग्रेविटी है, ना न्यूक्लियर फोर्स है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोई भी फोर्स इन दोनों पार्टिकल पर काम नहीं कर रहा। इन दोनों के अंदर जो भी एनर्जी का चेंज हो रहा है वो आपस में ही हो रहा है, बाकी एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हो रही। ये अजम्पशन माना गया था। दूसरी बात ये मानी थी कि शुरुआत में जो अल्फा पार्टिकल रहे होंगे वो बहुत 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 लार्ज डिस्टेंस पर रहे होंगे न्यूक्लियस से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब वो अल्फा पार्टिकल पास आना शुरू हुए होंगे उससे पहले न्यूक्लियस का कोई भी इफेक्ट नहीं रहा होगा उस अल्फा पार्टिकल पर, ठीक है। ये 2 अजम्पशन उसने माने थे, तो ये याद रखिएगा। हालांकि इनका कोई काम नहीं है, हम अपने चर्चा आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको चार्ज के बारे में 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? मान लो एक चार्ज है Q1, मान लो एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, राइट। और ये दोनों मान लो या तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या रेपल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में यानी कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्शन या रेपल्शन। तो वो जो फोर्स होगा वो उस लाइन के अलोंग लगेगा जो इसको जोड़ रही है, यानी कि चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो, चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा हो, वो कहीं हवा से नहीं आएगा ऐसा करके, वो कहां से आएगा? इस लाइन के थ्रू आएगा जो इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है, पहली बात। अच्छा, वो फोर्स कितना होगा? तो लोगों ने कहा वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के मैग्नीट्यूड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के,
ये जो बीच में रेडियस है इनके, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया तो एक कांस्टेंट आया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये K क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना, ये सब बातें हमें नहीं पढ़नी है, सब फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। अगर कहीं लिखा हुआ भी देख लो, अगर किसी के मुंह से भी सुन लो तो घबराना नहीं, ये केमिस्ट्री में कहीं नहीं पूछा जाएगा, फिजिक्स में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, ये K की वैल्यू बस याद रखना, 9 × 10⁹ होती है इस K की वैल्यू। 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स की वैल्यू। लोगों ने कहा अच्छा एक बात और बताओ, अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला, ये तो आपने क्या बता दिया सर, ये बता दिया फोर्स। ठीक है, इन दोनों पर कोई पोटेंशियल एनर्जी भी तो काम कर रही होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में बैठे हुए हैं। मैंने कहा हाँ, तो उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R ओनली, R स्क्वायर नहीं R। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि जब भी दो चार्ज रखे हो तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो ये होता है, और उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ये होती है। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, इसी बात को अब थोड़ा सा उस पर लगाते हैं जो हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। ठीक, तो क्या कहा रदरफोर्ड ने, चलिए देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि आपका ये जो एटम था फर्स्ट शुरुआत में वो रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही वो एटम 2 के इन्फ्लुएंस में गया वो उसकी तरफ दौड़ना शुरू हुआ, और जैसे ही वो दौड़ना शुरू हुआ उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, और लेकिन वो एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर जाकर रुक गया और उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। सही है, बहुत अच्छी बात है। तो इतनी बात वो कह के रुक गया। फिर लोगों ने कहा ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, मुझे ये बताओ। तो उसने कहा देखो, जब ये पार्टिकल दौड़कर आ रहा था इसके पास और यहां आकर रुक गया था, तो ये जो डिस्टेंस थी आपने इसी को तो आर मिनिमम बोला। मैंने कहा बिल्कुल। तो इस पॉइंट पर रहा क्या होगा, जब ये यहां पर रुक गया तो इस पॉइंट पर क्या रहा होगा, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई होगी। राइट, ठीक है, तो इसका मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई होगी। बिल्कुल सही बात है। या मैं ऐसे बोलूं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम रहा होगा वो 0 रहा होगा, है ना। तो चाहे कुछ भी कर लो, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ा था K Q1 Q2 अपॉन R²। तो पहले पर चार्ज कितना है सर, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो Q1 आ गया 2e। दूसरे पर चार्ज कितना है सर, Z इलेक्ट्रॉन का, Z क्या है सर, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और अपॉन R, और ये R क्या है सर, वही डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है। तो यहां से जब R मिनिमम की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी इतनी, और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। आप डेरिवेशन करके भी निकाल सकते हो, बट ये आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर एक बात समझ में आ रही है इस फॉर्मूले में, क्या सर, ये जो R मिनिमम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z के, यानी कि जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसकी R मिनिमम की वैल्यू बढ़ जाएगी। सही है, यानी कि वो ज्यादा पास नहीं आ पाएगा, वो दूर जाकर ही रुक जाएगा। ये पहली बात है। ठीक है, मास ऑफ अल्फा तो फिक्स ही है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लिए जाए पहले, तो पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए वाला करिए, इस क्वेश्चन को करें फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने अल्फा पार्टिकल ले लिया है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट कराया टुवर्ड्स द न्यूक्लियाई ऑफ द फॉलोइंग मेटल। ठीक, आपने बारी बारी एक एक मेटल लिया
और आपने उसकी तरफ अपने अल्फा पार्टिकल को फेंकना चालू किया, ठीक है। तो आपको बताना है टुवर्ड्स विच मेटल, किस मेटल के केस में आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगी वो मिनिमम होगी। किस केस में आपकी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी वो मिनिमम होगी, यानी कि आर जो होगा वो मिनिमम होगा। तो अभी हमने देखा था जो आर मिनिमम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है, यानी कि जिसका जेड कम होगा उसका आर मिनिमम भी कम होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है हमसे, मिनिमम पूछी है ना डिस्टेंस, यानी कि आर की वैल्यू सबसे मिनिमम किसकी होगी, जिसका जेड सबसे कम होगा, और आर की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका जेड सबसे ज्यादा होगा। तो इस केस में जेड सबसे कम किसका है, सर कॉपर का। तो इस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो मिनिमम होगी वो किसके साथ होगी, सी यू के साथ। ठीक है भाई, तो आप इस बात को लिख भी सकते हो कि एज Q2 डिक्रीज, जैसे जैसे Q2 डिक्रीज होगा, एज Q2 डिक्रीज आर वैल्यू ऑल्सो डिक्रीज। एज Q2 डिक्रीज आर वैल्यू ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, एक दो और कर लें। चलिए ये वाला बताइए। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम फॉर, तो जिसका चार्ज मिनिमम उसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम। तो आपको चेक करना है किसका चार्ज मिनिमम है, सबसे कम चार्ज किस पर है, सर न्यूट्रॉन पर। क्यों, सर जीरो होता है, तो आंसर क्या हो गया, न्यूट्रॉन। खत्म, है ना, कल सीखा था। चलिए एक और करिए। ठीक है ना, पहला तो कह रहा है डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो इसको तो छोड़ो, डिफाइन तो क्या ही करना, आप कर चुके हो। न्यूमेरिकल देखो, एक अल्फा पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है के, ठीक है, उसको आपने थिन गोल्ड फॉइल पर डाला, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आई आपकी आर, ठीक है। तो जब आप उस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दोगे तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितनी आएगी, आपको यह बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। तो पहले केस में क्या है, आपने काइनेटिक एनर्जी मान ली है के, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के Q1 Q2, है ना। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा आपका अल्फा पार्टिकल का चार्ज, दैट इज 2e, और दूसरा क्या है आपका गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z मान लो, तो Ze अपॉन आर। पहला केस ये। दूसरे केस में क्या कह रहा है वो, उसने काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, यानी कि 2k, ठीक है, इसको मैं k डैश ले रहा हूँ इस कांस्टेंट को, ताकि अलग अलग लगे, और k डैश इनटू, अब क्या होगा, 2e अपॉन Ze, मतलब इनटू Ze अपॉन आर नॉट, मेरे से पूछ रहा है कितना हो जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आ गया, k अपॉन 2k इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन आर, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो आर नॉट की वैल्यू क्या आ गई, आर नॉट की वैल्यू आ गई आर अपॉन 2। तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो भी आधी हो जाएगी अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दोगे तो। और ऑब्वियस सी भी बात है, अगर काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी तो थोड़ा और तेजी से आएगा, और तेजी से आएगा तो थोड़ा पास जाकर रुकेगा, तो इसलिए आर नॉट जो होगी वो आधी हो जाएगी। सही है, और देख लें एक दो। चलिए 1997 में आया था, इसको करिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे रखी है इसमें, पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे रखी है, पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, आर मिनिमम की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, कितनी आई थी, K4ZE² अपॉन MV²। ठीक है, अभी फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने क्लोजेस्ट अप्रोच का, तो बस यहीं पर लगा दो। 10⁻⁻13 ये दे रखा है, K की वैल्यू अभी पड़ी थी 9 इंटू 10⁻⁹ और 4 तो है ही है, Z क्या है, कॉपर, कॉपर के लिए Z कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो Z हो गया 29 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका स्क्वायर अपॉन मास, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4U और U को कर लो ग्राम में चेंज, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और इंटू V²। तो यहां से आपको V² निकालना है, जो भी आएगा। पहले V² निकालना, V² में आपको बता दे रहा हूं, आप लोग निकाल कर देखिएगा, 2 इंटू 0.199 इंटू 10⁻⁻14 आएगा। तो जब V निकालोगे तो V आ जाएगा 6.30 इंटू 10⁻⁻8। 1997 में आया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए ऐसी कैलकुलेशन आई थी, बट मैं आपको क्वेश्चन कराने का बस तरीका बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें उन्हें कैसे डील करना है, आपको ये आना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है न्यूक्लियर रेडियस जो है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के ऑर्डर की है और एटॉमिक रेडियस जो है वो इस ऑर्डर की है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। कितना फ्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा घेरा जा रहा है एटम का। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही तो होता है फ्रैक्शन। तो टोटल वॉल्यूम किसका, यानी कि एटम का वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³, यही तो होता है स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। और अपॉन एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³, दैट इज 10⁻⁻8 का क्यूब। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 10⁻⁻50। तो वही वाली बात है जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कही थी, यहां हमने प्रूव कर ली क्या। और ये वैल्यूज आपको याद भी रखनी है कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है आपकी न्यूक्लियस की रेडियस, या ऐसे कह लो 10⁻⁻10 मीटर, है ना। और 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है आपकी एटम की रेडियस। उल्टा बोल गया क्या मैं, हाँ उल्टा बोल गया। न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और एटम की रेडियस होती है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मीटर में लिखना है तो आप इतना लिख सकते हो। और 10⁻⁻10 मीटर होते हैं 1 एंगस्ट्रॉन और 10⁻⁻15 मीटर होते हैं 1 फेम्टोमीटर या फर्मी मीटर। ये हम कर चुके हैं मोल कंसेप्ट में। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम से कितना छोटा होता है, तो आप कहोगे 10⁻15 गुना छोटा होता है। सही है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक हमारा और बचता है, उसको भी देख लेते हैं रदरफोर्ड के ऊपर, दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर। ये भी आप लोग फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बस थोड़ा सा देख लो कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या चीज होती है। देखो भाई, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे सपोज ये एक न्यूक्लियस रखा हुआ है या गोल्ड फॉइल का एक एटम रखा हुआ है, मैंने यहां से अल्फा पार्टिकल पास किया आपका, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा था और ये इस एटम के इन्फ्लुएंस में आकर यहां ऐसे बेंड कर गया, ठीक। कायदे में किस तरफ जा रहा था, सीधा, और ये बेंड किस तरफ कर गया, ऐसे, है ना। तो ये हो गया इसका क्या, एंगल ऑफ डिविएशन थीटा, जिसको हमने निकाल लिया था, दैट इज व्हाट आवर नंबर ऑफ particles deviating from the angle theta will be inversely proportional to sin theta by 2⁴। ये हम सीख चुके हैं। अच्छा, अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है।
अगर कोई पार्टिकल ऐसा कर रहा है तो आप क्या करो, वो जिस डायरेक्शन में ओरिजिनली जा रहा था उसी डायरेक्शन में एक पैरेलल लाइन खींचो जो उस न्यूक्लियस के सेंटर से जा रही हो। तो एक लाइन खींच दी, राइट, और फिर उन दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो और उसको नाम दे दो बी। तो ये बी जो होगा वही कहलाएगा इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक, यहां पर भी वही दिखाया गया। देखो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये ऐसे बेंड हो गया, राइट, तो ये तो हो गया एंगल थीटा। तो अब हमें क्या करना होगा, इस एटम के सेंटर से एक पैरेलल लाइन खींचो। किसके पैरेलल? इस वाली लाइन के पैरेलल, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। तो ये क्या होगी आपकी इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक, और ये जो बी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के। बी इंपैक्ट पैरामीटर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक है, अब एक बात सोचो, मान लो ये एक एटम रखा हुआ था, एक एटम बिल्कुल इसी के सेंटर की सीध में इसके पास आया और इसके सेंटर से ही जाकर टकराएगा, है ना, तो फिर क्या होगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ये हमने गोल्ड फॉइल में सीखा था। ठीक है, यानी कि इसके बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री का, क्योंकि ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, तो ऑपोजिट वापस आया तो एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं इस केस में मुझे इंपैक्ट पैरामीटर बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचो, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचो जो उसके एटम के सेंटर से जा रही हो। तो मैंने कहा बेटा वो तो यही पॉसिबल है, यही वाली लाइन। अरे सर रुको तो सही, ये तो आपने उसी लाइन के ऊपर बना दी। तो मैंने कहा बेटा और कोई लाइन पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में बी तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल बी तो 0 है। यानी कि एक ऐसा केस भी होता है जब बी की वैल्यू 0 आ जाती है। वो केस क्या है, वो केस है जब आपका थीटा 180 हो जाए, जब आपका थीटा 180 हो जाए। ठीक, और अगर इसको फॉर्मूले से निकाल कर देखें तो tan स्क्वायर 180 बाई 2 यानी कि tan स्क्वायर 90, और tan 90 की वैल्यू आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में, इनफाइनाइट होती है। यानी कि b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन tan 90 हो गया इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। तो यानी कि कोई आपसे पूछे कि मैं किस एंगल पर अपने एटम को दूसरे एटम के पास लेकर आऊं ताकि इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो जाए, आप कहोगे 180 पर ले आओ सर। और यही क्वेश्चन आपका एक बार जेई में आया था कि भाई स्कैटरिंग एंगल कितना रखूं ताकि मेरे इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू वेरी स्मॉल आए। वेरी स्मॉल का मतलब वहां पर 0 ही था, क्योंकि नेगेटिव में तो हो नहीं सकती डिस्टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, तो ये थी रदरफोर्ड की पूरी माया। तो ये हम लोगों ने रदरफोर्ड को कर लिया खत्म। अब कल की क्लास से हम लोग करेंगे क्या, बोहर्स मॉडल की स्टडी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।